सोचिए, साल है 1576, जगह है मेवाड़ की हल्दी घाटी। यहाँ पर ना भारतीय इतिहास का एक ऐसा भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा था जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। एक तरफ थे मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के वीर अदम्य साहसी योद्धा महाराणा प्रताप सिंह। अब जरा इस लड़ाई के स्केल को समझिए। एक तरफ थी अकबर की 80,000 सैनिकों की एक कह सकते हैं एक विशाल फौज, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के बस 20,000 सैनिक। मतलब सीधा सीधा 4 गुना का फर्क था। ये कोई बराबरी की लड़ाई तो थी नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, बात सिर्फ सैनिकों की गिनती की नहीं थी, मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। मुगलों के पास उस जमाने के सबसे मॉडर्न हथियार थे, बंदूकें थीं, और मेवाड़ की सेना वो अपने पारंपरिक तलवारों और भालों से लड़ रही थी। इतना ही नहीं, मुगलों के पास 3 गुना ज्यादा जंगी हाथी थे। और शायद शायद अकबर का जो सबसे बड़ा हथियार था, वो था एक धोखा। जी हाँ, महाराणा प्रताप के अपने सगे भाई ने ही युद्ध के वक्त दुश्मन से हाथ मिला लिया था। इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। तो ये सब सुनने के बाद तो किसी को भी यही लगेगा कि अरे ये जंग तो अकबर ही जीतेगा, है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि इतना कुछ खिलाफ होने के बावजूद इस जंग के असली विजेता महाराणा प्रताप थे, तो यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये नामुमकिन काम किया कैसे। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा 16वीं सदी के भारत में। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये वो दौर था जब अकबर का साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था। मुगलों का परचम लगभग पूरे भारत पर लहराने लगा था। लेकिन इतने बड़े मुगल साम्राज्य के बीच में एक छोटा सा राज्य था जो अपनी आन, बान और शान के लिए खड़ा था, जहां केसरी झंडा आज भी फहरा रहा था, मेवाड़। अब ये छोटा सा राज्य अकबर के लिए इतना जरूरी क्यों था? वजह थी इसकी लोकेशन। ये दिल्ली और गुजरात के बीच के सबसे अहम व्यापारिक रास्ते पर पड़ता था, और मेवाड़ इस रास्ते से गुजरने वाले मुगल व्यापार पर भारी टैक्स लगाता था। ये बात अकबर को बहुत चुभती थी। देखिए, अकबर एक चतुर शासक था। वो जानता था कि जंग में दोनों तरफ का नुकसान होता है। इसलिए उसकी पहली कोशिश हमेशा होती थी बातचीत, शादी ब्याह या किसी तरह के समझौते से गठबंधन बना लेना। उसने लगभग सभी राजपूत राज्यों के साथ ऐसा ही किया। लेकिन जब बात मेवाड़ की आई तो पासा पलट गया। महाराणा प्रताप ने हर बार हर प्रस्ताव को साफ साफ ठुकरा दिया। कहा तो ये भी जाता है कि अकबर ने प्रताप को एक बहुत बड़ा लालच दिया था। लेकिन मेवाड़ का वो शेर अपनी आज़ादी का सौदा भला कैसे कर सकता था। उन्होंने इस बड़े से बड़े प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, और बस इसके बाद युद्ध तय हो गया। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो सवाल फिर वही, एक छोटी सी सेना, कम हथियार और ऊपर से अपनों का धोखा, इन सब के साथ महाराणा प्रताप ये जंग कैसे लड़ते? जवाब है एक बेहतरीन रणनीति से। प्रताप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो मुगलों से आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से देने की एक ऐसी जबरदस्त योजना बनाई जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। उनकी सोच देखिए कितनी दूर की थी। उनकी रणनीति के 3 मुख्य पॉइंट थे। पहला, युद्ध का मैदान उन्होंने खुद चुना, हल्दी घाटी की संकरी घाटियां। दूसरा, उन्होंने अकबर के सबसे बड़े हथियार मतलब उनकी विशाल तोपों को पूरी तरह यूजलेस बना दिया। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, उन्होंने स्थानीय भील आदिवासियों के साथ एक गठबंधन बनाया। ये वो लोग थे जो उस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे और गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। हल्दी घाटी की बनावट ही प्रताप का सबसे बड़ा हथियार बन गई। सोचिए, एक ऐसा संकरा रास्ता जहां 80,000 की सेना एक साथ घुस ही नहीं सकती। उन्हें मजबूरन कुछ कुछ 100 सैनिकों की टुकड़ियों में बंटकर आगे बढ़ना पड़ा। और बस यहीं पर उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उनकी संख्या, वो पूरी तरह से बेकार हो गई। कई घंटों तक घमासान युद्ध चलता रहा, और फिर वो पल आया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। वो पल जब दोनों सेनाओं के सेनापति आमने सामने आए। महाराणा प्रताप अपने वीर घोड़े चेतक पर सवार बिजली की तेजी से दुश्मन को चीरते हुए सीधे मुगल सेनापति मानसिंह के पास पहुंच गए। मानसिंह एक बहुत बड़े हाथी पर बैठा था। चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए और प्रताप ने अपने भाले से जोरदार वार किया।
लेकिन इसी हमले के दौरान हाथी की सूंड में जो तलवार बंधी थी, उससे चेतक का एक पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। अब महाराणा प्रताप मुगल सैनिकों से घिर चुके थे। तभी जख्मी चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने एक ही छलांग में पूरे 27 फुट चौड़े नाले को पार कर लिया। एक अविश्वसनीय छलांग। सोचिए, उसका एक पैर लगभग कट चुका था, खून बह रहा था, लेकिन वो वफादार घोड़ा रुका नहीं। वो 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, जब तक उसने महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचा दिया। और वहां पहुंचते ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। स्वामी भक्ति और वफादारी की ऐसी मिसाल आज भी दी जाती है। और जानते हैं, ज्यादातर इतिहास की किताबों में कहानी यहीं पर खत्म कर दी जाती है, ये कहकर कि प्रताप युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए, मतलब वो हार गए। लेकिन रुकिए, क्या युद्ध भूमि से पीछे हटना हमेशा हार होती है, या फिर जीत का असली मतलब कुछ और है? मिलिट्री की भाषा में एक चीज होती है स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, यानी रणनीतिक जीत। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मैदान जीत लिया, इसका मतलब ये है कि आपने दुश्मन को उसका असली मकसद पूरा नहीं करने दिया। अब सोचिए, अकबर का असली मकसद क्या था? मेवाड़ पर कब्जा करना और महाराणा प्रताप को पकड़ना। क्या वो ऐसा कर पाया? नहीं, वो अपने दोनों मकसदों में नाकाम रहा। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई 1576 में। इसके बाद अगले 20 सालों तक महाराणा प्रताप ने पहाड़ों से ही सही पर मेवाड़ पर शासन करना जारी रखा। अपनी गुरेला लड़ाई से मुगलों को परेशान करते रहे। और 1597 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब भी मेवाड़ आजाद था, अजेय था। मतलब अकबर अपने पूरे जीवनकाल में मेवाड़ को कभी जीत नहीं पाया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सच्चाई ये है, तो फिर हमारी स्कूल की किताबों में या ज्यादातर जगह पर हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर जीत गया था? इसका जवाब अक्सर इस पुरानी कहावत में छिपा है कि इतिहास वो लिखते हैं जो जंग जीतते हैं, या यूं कहें कि जो सत्ता में होते हैं। इतिहास अक्सर उस समय की सरकारें और शासक अपने नजरिए से लिखवाते हैं। इसका एक दिलचस्प उदाहरण तो राजस्थान में ही देखने को मिला, जहां सरकारें बदलने के साथ साथ स्कूल की किताबों में हल्दी घाटी की लड़ाई का नतीजा भी बदलता रहा है। और ये कहानी सिर्फ महाराणा प्रताप की नहीं है। हमारे इतिहास में ऐसे न जाने कितने ही महान राजा और योद्धा हैं जिनकी कहानियां या तो हमें गलत तरीके से बताई जाती हैं या फिर किताबों से पूरी तरह गायब ही कर दी जाती हैं। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं, क्या वो वाकई पूरा सच है? अगर इस पूरी चर्चा से आपको कुछ नया जानने या सोचने को मिला हो